अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेजेस यहाँ से कुछ चीज़ें स्टडी की थी। इनमें से मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि इफ़ेक्टिव बिजनेस मैसेजेस के लिए इम्पर्सनैलिटी, ये इम्पर्सनैलिटी क्या होती है? व्हाट्स मेंट बाय इम्पर्सनैलिटी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। यस बोलिए। सर इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है अपने लाइक्स और डिसलाइक्स ना होना। वेरी गुड। तो इस अप्रोच को हम कौन सी अप्रोच कहते हैं? सर समझ नहीं आई। इस अप्रोच का वो नाम है। सॉरी सर, ये एक मिनट मुझे यस तहरीर। हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव हो जाए, जो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। चलिए, आंसर ठीक है आपका, ऑब्जेक्टिव तक ठीक है। ये जो ना सिर्फ कुछ सोचे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। थिंकिंग तो कोई भी हो सकती है, लेकिन यस कम्युनिकेशन सर। करे वो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स के मुताबिक। यस सर। ओके, ये हो गई इम्पर्सनैलिटी। लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या चीज़ है? उस्मान। सर सोच समझ के बात करना, यानी कि पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो स्पॉन्टेनिटी क्या चीज़ होती है वैसे? यस उस्मान, स्पॉन्टेनिटी क्या चीज़ है? सर उसमें मतलब कि तेज तेज बात ना करना, उसके अंदर जरा आप सोचने के किस्सा बाद करना? करना उसको। सॉरी, तेज बात ना करना, बगैर सोचे कुछ कह देना, ये ना। यानी जो स्पॉन्टेनिटी होती है उसमें आप बगैर सोचे बात कर जाते हैं। स्पॉन्टेनिटी का यही मतलब हुआ फिर? जी सर। ओके, गुड। तो इसमें है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। देखिए, ये ना तो आपकी सोशल कम्युनिकेशन में ज़रूरी है कि हमेशा ही हम स्पॉन्टेनियसली बात करें। बहुत सारी बातें हमें सोच समझ के ही करना पड़ती हैं जब हम सोशल कम्युनिकेशन में होते हैं। और ना ही आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा ऐसा होगा कि हमेशा ही हम सोच समझ के बात करें। बहुत सारे मौक़ों पे आप बगैर सोचे समझे आपको बात करनी पड़ेगी। कुछ की आपने प्रेपरेशन की होती है। देखिए, इंटरव्यू के लिए आप क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड हैं वो प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन सम क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे कि आप उसकी पहले से कोई तैयारी नहीं है, आपको वो अब्रप्टली बताना पड़ेगा वो जो पूछेगा। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कि पर डिफरेंस बेसिकली है ज़रूर कि आपकी सोशल कम्युनिकेशन में स्पॉन्टेनिटी का एलिमेंट ज़्यादा होता है और आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिलिब्रेशन का एलिमेंट ज़्यादा होता है। अच्छा जी, फॉर्मेलिटी से क्या मुराद है? फॉर्मेलिटी क्या है? यस उस्मान। फॉर्मेलिटी का मतलब फॉर्मल बात करना। इस तरह से सर उसमें अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के मुताबिक अल्फाज का इस्तेमाल मतलब ना ये हो। तो फिर ये तो इम्पर्सनैलिटी नहीं हो जाएगी? सर इम्पर्सनैलिटी तो न्यूट्रल है ना, बिल्कुल, कि आपने वन साइडेड नहीं रहना। नहीं, वो तो भी जब आपने कहा कि अपनी लाइक्स डिसलाइक्स ना हो तो इम्पर्सनैलिटी तो वही हुई ना फिर। सर फॉर्मेलिटी में अल्फाज आ जाते हैं, किस तरह के? जैसे हेलो सर, यानी कि बात को अच्छे तर्ज में बोलना। और चलिए, मैं थोड़ी सी ज़रा ये गुजरिश इंग्लिश भी सुन लूँ। ब्रिटिश तो अक्सर ही चलती रहती है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर फॉर्मेलिटी में मतलब कि वो चैनल वगैरह, चैनल कौन सा है या आपका सराउंडिंग, ये फॉर्मेलिटी, ड्रेस कैसा है आपका, ये। अच्छा, मतलब आप जब
किसी बिजनेस डिलीवर करना चाहते हैं तो अगर ओरल मैसेज है तो आपको अपने ड्रेस का भी ख्याल करना पड़ता है उसमें, ऐसे ही। नहीं, ओरल ओरल में तो नहीं ना ड्रेस होगा अच्छा, रिटर्न में ड्रेस होगा है। जी, मतलब जब आप मुझे स्पीच पता है कह रहे गुजरिश हैं या इंग्लिश में तो यही कुछ निकलना है। आप मुझे बताएं, मैसेज आपका रिटर्न है, आप यहाँ से मैसेज कराची एक लेटर लिखते हैं, तो आपके ड्रेस का क्या रोल है इसमें? नहीं, यहाँ से कराची नहीं, जैसे आप हमें पढ़ाते हैं हाँ, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल जैसे क्लास में, तो फिर वो ओरल ही हो तो गया ना आपके मैसेज। ड्रेस का भी तो और रोल होता है ना सर। नहीं तो ओरल हुआ ना मैसेज बच्चे, यही तो कह रहा हूँ मैं, ओरल नहीं है। अच्छा, ओरल है जरा। चलिए कोई बात नहीं, मेरा ख्याल आप कंफ्यूज्ड हो गए थोड़ा सा कि ये ओरल और रिटन है क्या। कोई बात नहीं। अच्छा जी, और फॉर्मेलिटी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसके अंदर बात करते वक्त अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतरीन करते हैं, मतलब थैंक यू वेलकम के लिहाज से, मतलब यानी जो इसमें आउटपुट वर्ड्स हम यूज मैजिक करते हैं। मैजिक वर्ड्स आ जाएंगे, जी जी मैजिक वर्ड्स का यूज होगा। और जी जी ऐसे वर्ड्स जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में अच्छे लगते हैं, इनफॉर्मल वाले यूज ना किए जाएं वहाँ पे, ऐसे ही है। जी एड्रेस जी। किसी को करना है तो जरा फॉर्मल वे से उसको अच्छे एड्रेसिंग वर्ड्स के साथ अच्छी तरह से ग्रीट शाइस्तगी के करना। साथ। हाँ, शायद ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेविटी के बारे में। सर ब्रेविटी में आ जाता है कि आपका मैसेज एक लेंथ उसकी मतलब कि सही हो, ना ज्यादा लंबी हो ना ज्यादा छोटी हो। अगर लेंथ ज्यादा ही शॉर्ट होगी तो वो मैसेज की समझ नहीं आएगी, अच्छा, क्लियरेंस नहीं होगी मैसेज चलिए, में। ये तो हो गया ना कि मैसेज का एक रीजनेबल लेंथ होना उसका जरूरी है। ब्रेविटी से वैसे क्या यस सर। मुराद है? सर ब्रेविटी सोल सर आपने कल बताया था ब्रेविटी सोल होती है किसी चीज हाँ, मैसेज नहीं, की। वो तो ठीक है। ब्रेविटी का मीनिंग क्या है? ब्रेविटी। शॉर्ट। हाँ जी, ब्रेविटी है ब्रीफ से। यस सर। ब्रीफ एडजेक्टिव है, ब्रेविटी उससे नाउन है, यानी मैसेज हमारा शॉर्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। अब शॉर्ट यस होने सर। से मुराद ये नहीं है कि हम उसमें से जो कुछ कंपल्सरी कंपोनेंट्स है वो भी निकाल दें, नहीं, उन वो भी रहें, लेकिन इसको हम यूं समझेंगे कि जैसे शॉर्ट बट कॉम्प्रिहेंसिव। यस सर। कॉम्प्रिहेंसिव हो और कंप्लीट जरूर हो, वो हम कोई चीज उसमें से मिस ना कर दें। तलहा। यस तलहा, आपको कुछ बताना है, ये पूछना है? नहीं सर, ये ब्रेविटी के बारे में जो आप बात कर रहे थे इसी का बताना था कि जी। ब्रेविटी का मतलब यही है सर, मुख्तसर चीज हो लेकिन जामे हो, मतलब उसका समझ हमें आए कि वो उसका अक्सर मतलब मैसेज इफेक्टिव मैसेज हो लेकिन हो मुख्तसर हो। वेरी गुड। अच्छा जी, और इसमें चलें, बाकी चीज़ें तो मेरा हल तकरीबन इजी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं, आगे चलते हैं। प्लानिंग अ बिजनेस मैसेज। एक बिजनेस मैसेज को डिलीवर करने से पहले आप प्लान करते हैं, क्योंकि हमने पीछे अभी पढ़ा है कि इसमें डिलिब्रेशन होती है। डिलिब्रेशन का मतलब यही है जब हम प्लान करके सोच समझ के कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली larger organizations, will have a suite of standardized house style template documents. Suite क्या होता है? Suite। सर ये सूटकेस वाला है, स्वीट, एक बैग जिसको कहते हैं। नहीं बेटा, वो तो ई के बगैर सूट होता है ना। अच्छा। और कौन बताएगा? कल। सर मुनासिब, मुनासिब को कह सकते हैं। बेटा ये स्वीट जो वर्ड है ना,
इसका मतलब होता है सेट। ये सेट होता है एक किस चीज का, स्टैंडर्डाइज्ड हाउस स्टाइल टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स। ये अभी किसने हैंड रेज किया था, मैं उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये ना समझे मेरे साथ बात ही नहीं हुई। ये दोबारा बेटा हैंड रेज करो जरा। नहीं, कोई और था बच्चा, वो यासर नहीं था ये। वो मेरा हाल इसमें क्या क्वेश्चन, मेरा गुस्से में हैंड ही रेज नहीं कर रहा, उससे पूछा क्यों नहीं। चले आपसे अल्लाह ही पूछे अगर नहीं पूछना तो। अच्छा जी, चले ये यासिर। मैं ब्रेविटी के बारे में पूछ रहा था, ये एग्रेसिव अनफ्रेंडली मूड भी हो सकता है ना? नहीं बेटा, ये सिर्फ जो अग्रेसिव अनफ्रेंडली की बात है ना, वो इतनी सी है कि हमारी फॉर्मल टोन की वजह से लोग समझ लेते हैं, जो बिजनेस कम्युनिकेशन को नहीं जानते वो ये समझेंगे कि ये जो है ना, ये बड़े अग्रेसिव अनफ्रेंडली किस्म के लोग हैं, किसी का ख्याल नहीं करते, कोई लिहाज नहीं है किसी का, इस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो वो ब्रेविटी की वजह से ऐसा हो सकता है कि वो लोग समझें, लेकिन ये नहीं है कि हम खुद अनफ्रेंडली होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो बिजनेस कम्युनिकेशन की डिमांड है कि हमारा मैसेज ब्रीफ हो, देखने वाले को जो मर्जी लगे। शुक्रिया। अच्छा जी, और इसमें हमने कहा कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, आमतौर पे वो क्या करती हैं, उनके पास अपना एक सेट ऑफ फॉर्म्स होता है, स्टैंडर्डाइज्ड हाउस स्टाइल टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स। ये टेम्पलेट क्या होता है? ये मोबाइल्स पे भी आप टेम्पलेट्स देखते हैं, टेम्पलेट। सर पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट्स जो पहले ही तैयार किए गए हों। सर डिस्ट्रीब्यूट करना।
तो ये टेम्पलेट्स जो हैं, जैसे आप कोई चीज फॉर्म बन गया, एप्लीकेशन आप लीव की कॉलेज में जब यूज करते थे तो उसमें क्या होता था कि आप अपना नेम, फादर्स नेम, क्लास, रोल नंबर और वो डेट्स जो होती थी लीव के लिए वो आप लिख देते थे, बाकी सारा कुछ पहले से लिखा होता था। तो इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स ये बनाए होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ने, लेकिन उसके बावजूद हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप फॉर्म्स फिल करें और आपकी कम्युनिकेशन हो जाए। अब आपको कुछ स्पेशल फेवर चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए कोई फॉर्म बना ही नहीं हुआ, उस सूरत में तो आपको ओरिजिनल बिजनेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये ओरिजिनल बिजनेस कम्युनिकेशन जहाँ पे आप सारा कुछ अपने पास लिखेंगे, वे पॉसिबल इट हेल्प्स टू प्लान द कम्युनिकेशन। अब जहाँ पे पॉसिबल हो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको हेल्प तो करते हैं। दिस इज ईजियर फॉर रिटन मैसेजेस विच कैन बी ड्राफ्टेड एंड रीड्राफ्टेड बिफोर अ फाइनल वर्जन इज सेंट। फाइनल वर्जन से पहले आप याद रखेंगे जब भी आपने कभी कम्युनिकेट करना है तो ये नहीं करना आपने कि आते ही समझे जी कि मैं सोच समझ के पूरा लेटर सही लिख दूंगा। इससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आप ये सोच के असल में मैसेज प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि अगर मैं पहले वैसे रफ लिखूंगा तो मेरा तो टाइम बड़ा लग जाना, तो क्यों ना मैं एक ही दफ़ा लिखूँ। लेकिन वो एक दफ़ा पूरा सोच समझ के, क्योंकि उसमें टाइम आपको बड़ा चाहिए होता है, वो लिखा, एंड पे आपको पता चलो इसकी फलां जगह में तो मैंने ये चीज़ लिखनी नहीं थी। अब क्या होगा, अब उसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो अब वैसे ना बहुत सारी कम्युनिकेशन में अब ये प्रॉब्लम रहा नहीं है। वो इसलिए नहीं रहा कि आप लिखते ही, चूंकि वो अपने ये पीसीज पे बैठ के अपना कीबोर्ड यूज करते हैं, आप लिखते जाएं, जहां से चेंज करना हो जाता है। पुरानी बातें ये होती थी कि आप पेन से लिख रहे थे, तो जहां पे कोई आइडिया पहले लिखना तो वो बाद में लिखा गया, तो अब आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइपराइटर जो पुराने आपने शायद कभी टीवी प्लेज में, फिल्म्स वगैरह में देखे, वो टक 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 करके लिखते होते थे, उसमें भी आपके पास ये मार्जिन नहीं था कि आप पूरे पूरे पैराग्राफ्स ऊपर फिर ऐड कर दें। अब तो आपके पास ये मार्जिन है। लेकिन ये सोच के कभी भी आप कम्युनिकेट ना करें कि मैं जो मैसेज लिख रहा हूँ ये फाइनल है, नहीं। उसके लिए आप एक रफ ड्राफ्ट बनाएं पहले। दिस इज ईजियर फॉर रिटन मैसेज विच कैन बी ड्राफ्टेड एंड रीड्राफ्टेड। एक ड्राफ्ट में फिर रीड्राफ्ट करें, उसके बाद आप चाहे देखें कि अब ये ठीक है, अब इसको आप फाइनल ड्राफ्ट बना के सेंड कर दें। Spoken communication lends itself less well to such careful planning, although it is still possible. आपकी ओरल कम्युनिकेशन में भी पॉसिबल है कि आप पहले से प्लान कर लें, गो के इसमें कम है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग, जैसे इंटरव्यूज की प्रेपरेशन वो आप कर ही लेते हैं, प्रेजेंटेशन की कोई स्पीच आपने डिलीवर करनी है आप उसकी प्रेपरेशन कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पे रिटन में आपके पास मार्जिन ज़्यादा होता है, स्पोकन में ये मार्जिन ज़रा कम होता है। लेकिन जितना भी हो उसके मुताबिक हमें कम्युनिकेशन में प्रेपरेशन जरूर करके जाना चाहिए। द 4 की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्लानिंग का बेसिक जो 4 एलिमेंट्स हैं वो क्या है। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। पहली बात तो ये कि आपका पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का। पहले पर्पस आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसको यूं भी कहते हैं कि आइडेंटिफाई योर पर्पस। पर्पसेस ये अभी आगे बताएगा काफी सारे, उसमें से देख लेना कि आप कौन सा चूज करेंगे। ऑडियंस है, कंसिडर सिचुएशंस टू स्पेसिफिक टू द ऑडियंस दैट मे इम्पैक्ट हाउ दे इंटरप्रेट द मैसेज। अब आप एक तो ये देखेंगे कि आपके ऑडियंस कौन है, फिर ये भी देखना है किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में उन्होंने आपके मैसेज को रिसीव करना है। तो ऑडियंस में ऑडियंस का कॉन्टेक्स्ट जानना भी जरूरी है। फिर स्ट्रक्चर, कंसिडर द कंटेंट। कंटेंट देखें कि क्या कंटेंट है जो आप आगे सेंड करना चाह रहे हैं, उसका ऑर्डर, फॉर्मेट, एम्फसिस, कि किस तरतीब के साथ, किस फॉर्मेट में, और किन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना है, किन को एम्फसाइज करना है, ये चीज़ें आप उसमें देख लें। फिर है स्टाइल। गिवन द ऑडियंस फैक्टर, व्हाट लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड विजुअल एड्स विल बेस्ट अचीव द पर्पस ऑफ द मैसेज। अब स्टाइल से मुराद क्या है, क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन है वो तो बेसिकली है ही आपकी ऑडियंस के लिए, आपकी नहीं है कि आप अपनी मर्जी की कम्युनिकेशन कर लें। जो आपको अच्छी लगे वो कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि जो नीड है आपकी ऑडियंस की वो है असल आपकी कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, व्हाट लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह का, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, किस तरह का सेंटेंस आप यूज करेंगे, विजुअल एड्स उसमें ऐड करनी नहीं करनी, ये स्टाइल्स देख के फिर आप अपने पर्पस के मुताबिक मैसेज को डिजाइन करें।
अब इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स, वो जो हमने कहा था आइडेंटिफाई योर पर्पस, ये क्या क्या पर्पसेस आपके हो सकते हैं। The general purpose of most business communications will fall into one of the following categories. एक है to build a relationship. हो सकता है आप इसलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप बाकी जो आपके रिसीवर्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाए। आपको याद होगा जब हमने बिजनेस कम्युनिकेशन बुक में से स्टार्ट की थी तो फर्स्ट पेज पे ही एक चीज थी जिससे मैंने कहा था कि लिखा था मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। मैंने कहा था इससे पहले क्या होना चाहिए, तो किसी ने बताया था कि इसमें बिल्डिंग रिलेशनशिप्स भी होना चाहिए। तो आप ये देख लें कि ये पर्पस आपका हो सकता है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे किस तरह से ये हो सकता है, रिलेशनशिप कब बनता है, जब म्यूचुअल ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो, लॉयल्टी हो, फिर आपका रिलेशनशिप बनता है, वरना रिलेशनशिप ऐसे नहीं बन जाता। एक दूसरे का ट्रस्ट होना, रिस्पेक्ट होना, लॉयल्टी होना जरूरी है। अच्छा, एक पर्पस तो आपका हो गया कि आप रिलेशनशिप डेवलप करना चाह रहे हैं। कब कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप मार्केट में लेटर्स वगैरह लिखते हैं, क्यों, प्रेजेंटेशंस देते हैं, क्यों, कि ताकि इन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप बने और ये आपके बायर्स बन सकें। फिर टू कंफर्म, कभी कभी आप इससे भी कम्युनिकेट करते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। किस तरह से, कि आपने कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था, वो कम्युनिकेट करके आपके बिहाफ पे। अब आप क्यों कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ, कंफर्म करने के लिए कि उनको आपका मैसेज मिल गया, या फिर उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो गई, या कोई चीज़ आपने उन्हें जो सेंड की थी वो मिल गई। ये कंफर्म करने के लिए भी आप कम्युनिकेट करते हैं। देन टू रिक्वेस्ट, समटाइम्स आप रिक्वेस्ट भी किसी को करते हैं, जैसे अपील्स आप क्रिकेट मैचेस में देखते हैं, अपील करते हैं, वो रिक्वेस्ट ही हो रही होती है। इसी तरह से किसी बैंक को आपने लोन के लिए रिक्वेस्ट की, तो ये भी कम्युनिकेशन है, ये भी पर्पस है कम्युनिकेशन का। टू परसुएड, आप ये चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स खरीदे कोई, आपकी सर्विसेज, आपके गुड्स, उसके लिए आपको बायर्स मिल जाए, तो आप उन्हें कन्विंस करते हैं, परसुएड करते हैं कि वही जो हमने एक आइडा प्लान लिखा था, आइडा, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, वो तो स्कीम है कि हम कौन सी यूज करके परसुएड करेंगे। पर्पस आपका बहरहाल यहाँ पे क्या है, टू परसुएड। फिर टू इन्फॉर्म, इन्फॉर्म करना भी आपका एक पर्पस है कि आप इन्फॉर्म करते हैं क्या कि कॉलेजेस कल से ओपन हो रहे हैं। ये खबर जब सबको देनी है तो ज़ाहिर है कॉलेज का पर्पस क्या, कम्युनिकेट करने का, इन्फॉर्म करना। इस तरह से टीचर्स आपको इन्फॉर्म करने के लिए आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, अ लेटर ऑफ कंप्लेंट। सपोज आपने एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना है, यास्मीन रिसेंटली purchased a food blender which unfortunately broke after only 1 week. एक वीक के बाद ये ब्लेंडर जो था वो टूट गया। She wishes to communicate with the supplier to achieve the following objectives. वो चाहती है कि उसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखें, आपका जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्टिव हो, आपके मैसेज के कई ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। और ये भी याद रखें कि ऊपर जो हमने पढ़े हुए ना, इनमें से अगर सपोज एक ऑब्जेक्टिव आपका एक मैसेज में चल रहा है, जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे ऑलवेज देयर इज एन अंडरलाइंग पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल। एक वो जो ना हिडन पर्पस इन सब के साथ चलना है। अब देखिए, मैंने कहा कॉलेज ने आपको इन्फॉर्म करना है कि क्लासेस हो रही हैं, जी आपकी फिजिकल ऑन कैंपस क्लासेस हो रही हैं। अब उस सूरत में एक अंडरलाइंग पर्पस भी इसके साथ जरूर होगा। एक है इन्फॉर्म करना, वो तो हो गया पर्पस। अंडरलाइंग पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, ये कोई बता सकता है हमें से कि हिडन पर्पस क्या चल रहा है साथ? एनीवन? यस अमीस। सर उसको अपनी बात का यकीन दिलाना। नहीं बेटा, यकीन दिलाना इसमें नहीं शामिल, क्योंकि जब आप यकीन दिलाएंगे ना, वो तो आप डेफिनेटली उसकी कोई बात यकीन दिलाने वाली करेंगे अंदर। एक वो है जिसकी बात आप नहीं करेंगे लेकिन पर्पस वो आपका साथ ही होता है। हुज़ैफा सर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। नहीं बेटा, वो तो देखिए, वो तो ऊपर पर्पस है ये। अब चले मैं यूं कर लेता हूँ, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, एक आदमी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए मार्केट में कम्युनिकेट करता है, इसके साथ हिडन पर्पस क्या है उसका?
सर फायदा उसका अपना अपना ऑब्जेक्टिव। वो क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? ऑब्जेक्टिव तो उसका रिलेशनशिप बिल्ड करना ही है ना, जिसकी वजह से उसने अपनी प्रोडक्ट्स आगे सेल करनी है। Believe। सर ऐसे हो सकता है कि मिसाल के तौर पे किसी चीज पे वो सेल लगा देते हैं हम्म, 50% ऑफ, और वो इसलिए सेल लगाते हैं ताकि लोग हमारी चीज खरीदें, ताकि लोगों को पता लग जाए कि हमारे पास ये चीज है। बाद में वो सेल हटा देते तो वो चीज ऑलरेडी बिकती रहती। नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कम्युनिकेशन की है ना, वो तो उन्होंने इसलिए की है कि लोगों को वो इसके लिए परसुएड कर सकें, वो तो पर्पस वही रहा। यस यासर। टू परसुएड सर, मैनेजर को कन्विंस करने के नहीं, लिए हिडन होगा। नहीं, ये हिडन कैसे हो सकता है जबकि परसुएड तो ये आपका पर्पस मौजूद है। यस अमीस को यही बात याद? नथिंग। मैं सोच रहा हूँ। सर सामने वाले के ऑब्जेक्टिव्स वो जान सके। नहीं बेटा, मैं बताता हूँ आपको, ये सुने। एक्चुअली जो हिडन पर्पस होता है किसी भी कम्युनिकेशन का, वो होता है टू क्रिएट गुडविल। गुडविल क्रिएट करना बड़ा जरूरी है। अब देखिए मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है आपके साथ कम्युनिकेट करने का? इन्फॉर्म करना। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन इसमें इस तरह से इन्फॉर्म करना कि कोई आदमी ये ना कहे कि यार बात तो अच्छी की, बंदा कुछ नहीं है। इसी तरह से अब देखें कि ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ कम्युनिकेट करती है, आप कहते हैं यार ठीक है चलो सर्विसेज तो अच्छी देते होंगे, लेकिन हैं बड़े रूड लोग। अब ये जो ना कि कम्युनिकेशन जब भी आप करें तो उसमें ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिससे आपकी गुडविल खराब हो। आपने इसी के जरिए अपनी गुडविल भी बनानी है। देखें ये नॉन वर्बली कितनी चीजें हैं। अब आप कोई भी बात किसी से करते हैं, अपने ड्रेस का ख्याल क्यों करते हैं, वर्ड्स के चॉइस पे क्यों जाते हैं, वो बात ही असल में ये होती है कि आपने अपनी गुडविल भी बनानी है, ताकि कोई ये ना कहे कि ये बंदा अच्छा नहीं है, या ये इसको कम्युनिकेट करना नहीं आता, या रूड बड़ा है। इस तरह की कोई बात हमारे मुतालिक या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक ना हो। तो ये एक अंडरलाइंग पर्पस होता है टू क्रिएट गुडविल। हमने गुडविल भी क्रिएट करनी है अपनी। चलिए अब इसमें मैंने ये बात कही थी कि अब ये यास्मीन ने जो ब्लेंडर खरीदा है वो टूट गया 1 वीक के बाद। अब पर्पसेस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्पस ऊपर से चूज करें, हो सकता है कि आपके 2 पर्पसेस हों। वो 2 पर्पसेस क्या हो सकते हैं कि हो सकता है कि इन्फॉर्म करना आपका पर्पस हो, और मे बी उसके साथ साथ आप ये इन्फॉर्म करते करते कोई बात कंफर्म भी कर दें कि जो पिछली हुई है वो भी बात अंदर चली जाए। तो एक मैसेज में पर्पसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब देखेंगे उसके पर्पसेस क्या हैं। एक तो एक रिसीव और रिप्लेसमेंट फूड ब्लेंडर। एक तो ये कि जो फूड ब्लेंडर उसने खरीदा है जो टूट गया, उसकी जगह पे उसे एक ब्लेंडर और मिल जाए। दूसरा क्या है, रिसीव एन एक्सप्लेनेशन of how the fault occurred and assurance it will not reoccur। अब क्या है कि एक तो ये चीज कि उसे एक्सप्लेन किया जाए कि ये कैसे हो गया, जबकि एक इतनी कॉस्टली चीज उसने खरीदी है, उसके बावजूद ये क्यों हुआ। वो चाहती है कि उसको ये भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। और तीसरी चीज उसी के अंदर अश्योरेंस कि ये दोबारा नहीं होगा। तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बिजनेस कम्युनिकेशन का रूल ये है कि जब भी आपने कम्युनिकेट करना है, कभी भी उसे ये अश्योर ना करवाएं कि ये दोबारा नहीं होगा। वो इसलिए इसमें 2 प्रॉब्लम्स आते हैं। एक है मिसाल के तौर पे कि आपने कोई चीज़ किसी से खरीदी, वो चीज़ गलत ख़राब निकल आई। अब क्या हुआ, उन्होंने, आप चले गए, आपने कहा कि ये तो इसको रिप्लेस करें, ये जो फर्स्ट पर्पस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ वो ठीक है जी, हो गया। दूसरा क्या है, आप कहते हो अभी कैसे हो गया, अभी तो 1 वीक के बाद ही टूट गया। ठीक है, ये भी आप डिमांड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन अब अगर वो आपको रिप्लेसमेंट दे के ये कहें कि अब दोबारा नहीं होगा, तो इसमें 2 चीजें क्या गलत हुई। पहली बात, इसका मतलब पहले आपने जानबूझ के किया था कि अब नहीं होगा। अब आपको कैसे पता कि अब नहीं होगा? हाँ, अगर तो उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम था फिर जो शुरू से ही प्रॉब्लम था, आपको पता था, फिर तो वो चीज़ ही डिफेक्टिव थी, आपको तो सेल ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन चलें मान लिया कि उसमें अगर ऐसी कोई चीज़ थी, तो आपने कह दिया कि दोबारा नहीं होगा। लेकिन
अब ये जो हो कि इसका मतलब पहले आपने गलत किया, दोबारा गलत नहीं करेंगे, ये भी मान ली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर उसमें ऑटोमेटिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? आपने तो अश्योर करवा दिया कि नहीं होगा, अब आइंदा हो जाए फिर। इसलिए आप इस तरह की अश्योरेंस कभी नहीं करवाते। इसमें सिर्फ ये कहा जाता है कि विल ट्राई टू सर्व यू बेटर इन द फ्यूचर। हम आपको बेहतर सर्विसेज देने की कोशिश करेंगे, कोशिश पूरी होगी कि हमारी तरफ से ऐसा कोई फॉल्ट ना हो। ये कोशिश की हद तक है, आप इसको रोक नहीं सकते। कैसे हो सकता है ये? अब देखिए ना, सपोज ये क्लास इसको चल रही है, इसमें नेट का इशू आ गया। नेट में क्या हुआ जी कि हमने वो जिनसे कनेक्शन लिया, वो कनेक्शन कोई इतना अच्छा नहीं था, हमने कनेक्शन चेंज कर लिया। अब क्या होगा कि आपको मैं ये यहाँ श्योर कहूँ कि ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगा, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? ये तो देखिए चीज़ें ऐसी हैं, इनमें पॉसिबल नहीं है कि आप अश्योर करवाएं। ये वैसे एक कस्टमर जो है वो तो ज़रूर चाहेगा इंश्योरेंस हो जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अश्योर करवा भी दे। बी कॉम्पनसेटेड फॉर द कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग द ब्लेंडर एंड हर इनकन्वीनियंस। अब ये भी ठीक है, ये पर्पस उसका हो सकता है कि जो ब्लेंडर उसने वापस भेजा है उस पे उसके भी तो कोई चार्जेस लगे होंगे ना यास्मीन के, उसने, क्योंकि वो पार्सल जब सेंड करना है तो उस पर उसने पे किया है। एंड हर इनकन्वीनियंस, अब जो एक वीक चल के उसके बाद ये ख़राब हो गया, अब वो एक वीक और लग जाए आप तक वो उसे पहुंचाते हुए, तो इनकन्वीनियंस देखें कितने काम उसके पीछे रुक गए होंगे। वो चाहती है कि उसके मुझे कॉम्पनसेट किया जाए। When planning the communication, Yasmin will need to factor in the following objectives. अब वो क्या करे, प्लान करे, उसे प्लान किस तरह करे? एक है इन्फॉर्म द सप्लायर ऑफ द फॉल्टी ब्लेंडर। पहले तो वो जहन में ये रखे कि उसने इन्फॉर्म करना है, ये नहीं कि आते ही उसने यही कहना कि मुझे नया लेके दे। Persuade them that she has a legitimate claim, और उन्हें इस बात पे कन्विंस करे कि उसका क्लेम जेन्युइन है, लीगल है। फिर रिक्वेस्ट रिड्रेस, फिर इसकी वो कोशिश करे कि उसे उसका जो प्रॉब्लम है वो बताए, रिक्वेस्ट करे कि मेरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। रिड्रेस करना, रिजॉल्व करना, तो वो चाहेगी कि उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। बिजनेस कम्युनिकेशन विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट वन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हो, बट मे आल्सो इंक्लूड अ नंबर ऑफ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन बहुत सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। टेक केयर नॉट टू क्रिएट कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट दो, लेकिन इन सबको इकट्ठा करके कोई कंफ्यूजन आप क्रिएट ना कर दें, इनको अलग अलग समझ में जरूर आने दें। यस प्लीज। सर यास्मीन ने जो ब्लेंडर खरीदा था, बाद में वो कंपनी में जाके कह वापस करो। अगर कंपनी का बंदा आगे कह दे इसकी हमने कौन सा आपको कोई वारंटी दी थी? नहीं, ये क्लेम हो ही उस सूरत में सकता है अगर वारंटी हो, अगर नहीं है तो फिर नहीं। अगर वो पहले से कह देते हैं ना कि इसकी कोई वारंटी नहीं है, ये टूटे खराब हो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, फिर नहीं, फिर क्लेम भी कोई नहीं। ठीक हो गया। ये क्लेम के साथ वारंटी का होना जरूरी है, वारंटी होगी तो क्लेम होगा। फिर है you can critically analyze a message to judge whether it is likely to achieve its objective by considering the following. अब इसको चेक करें जरा, चेक दैट ईच एलिमेंट ऑफ योर मैसेज इज रेलिवेंट एंड सूटेबल टू द ऑडियंस। आप जो मैसेज दे रहे हैं देखिए वो सूटेबल भी है। फिर हैव यू मेड ऑल द पॉइंट्स यू नीड टू एंड इन अ लॉजिकल ऑर्डर। क्या आपने सारी जो बातें बताई हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में है, और जो बताना था वो सब कुछ आपने बता भी दिया है।
ओके, तो इसमें जो पॉइंट्स आपने ऐड करने थे वो चेक कर लें कि क्या हमने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि अपना पर्पस हमने फुलफिल करना है। अगर वो पूरा आप मैसेज नहीं देंगे, मैसेज कंप्लीट नहीं होगा, तो पर्पस भी कैसे अचीव होगा फिर। और फिर इन अ लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में भी होना जरूरी है कि एक तरफ से बात जैसे शुरू होती है ना, उसके बाद अगला पॉइंट उसी में से ही फ्लो कर रहा हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि बातें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हों और लॉजिकल ऑर्डर में हों। इज देयर अ मैकेनिज्म फॉर चेकिंग वेदर योर मैसेज अचीव्स इट्स ऑब्जेक्टिव? अब क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा सिस्टम, प्रोसीजर मौजूद है जिसके थ्रू आप चेक कर लें कि आपका मैसेज ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा? देखिए, ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेना वो अगली बात है, कर लेगा कम से कम इतना तो हम अश्योर करवाएं, इंश्योर कर लें। देखें, हम जब लिखेंगे हमें ऐसा मैसेज प्रिपेयर करना है जो इफेक्टिव हो और डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करने की उसके अंदर पावर हो, इतनी पावर हो। ये नहीं है कि वो डेफिनेटली वो जो आपका डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए, ये तो कोई जरूरी नहीं है। आप अगले आदमी को कन्विंस तो कर सकते हैं, एंड पे आगे वो इनकार करता जाए, फिर आप क्या कर लेंगे। इसलिए अब देखें, एडवर्टाइजिंग अ चॉकलेट बार। अब देखना कि कंपनी है जो चॉकलेट बनाती है वो इसको एडवर्टाइज करती है चॉकलेट को, तो अब देखें कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा और उस मैसेज के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू परसुएड कंज्यूमर्स टू परचेस योर कंपनीज चॉकलेट बार। कंज्यूमर और परचेस, ये वर्ड जरा गौर करें। तो इसमें इन्होंने ये कंज्यूमर्स यानी जो यूजर्स हैं उन्हें कन्विंस करना है कि वो आपकी कंपनी की चॉकलेट बार खरीदें। However, the secondary objectives are, लेकिन दूसरे 7 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्राइमरी तो यही है कि वो खरीदें, बाकी तो बहुत सारे पर्पसेस साथ हो सकते हैं। एक या टू कन्विंस द कंज्यूमर दे नीड अ चॉकलेट बार, उनका माइंड भी तो बनाना है कि उन्हें चॉकलेट बार की जरूरत है। एंड टू कन्विंस द कंज्यूमर दैट योर ब्रांड इज द वन दे शुड बाय, और ये भी कन्विंस करना है कि आपका ब्रांड ऐसा है कि जिसकी चॉकलेट उन्हें खरीदना चाहिए, जो उनकी नीड को मीट करेगी। सर इसका मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आपका मेन आइडिया है प्रोडक्ट का वो है? नहीं बेटा, एक देखे ना कि जो बिजनेस करने वाले हैं उनका मेन तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उनकी चीजें सेल हो जाए, यही है ना। तो वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आएगा? ये प्राइमरी है। ओके, और सब्जेक्टिव में उसका माइंड सेट करना है? हाँ जी, बाकी जितने भी उन्हें हम सेकेंडरी पर्पसेस कहते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, वो सेकेंडरी हो ओके सर, थैंक यू सर। उसके बाद फिर टू कन्विंस द कंज्यूमर दैट योर ब्रांड इज द वन दे शुड बाय, फिर अपने ब्रांड के बारे में भी उन्हें कन्विंस करना। एक तो उन्हें यह कन्विंस करना कि उन्हें चॉकलेट की जरूरत है, दूसरा ये है कि आपके चॉकलेट की जरूरत है, ये उनका माइंडसेट डेवलप करना। ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स को बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर ऑब्जेक्टिव्स। अब ये जो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम केयरफुली प्लान करें तो हम फर्दर इन ऑब्जेक्टिव्स में किस तरह जाएंगे। द कंज्यूमर इज हंग्री एंड लैक्स एनर्जी। अब पहली बात जो हमने उनको ये कन्विंस करना है कि उन्हें चॉकलेट की जरूरत है, तो ये है हम किस तरह से करना है कि द कंज्यूमर इज हंग्री एंड लैक्स एनर्जी। हम उसे ये बताएंगे कि आपको जब भूख लगती है आपकी एनर्जी कम हो जाती है, तो इस एनर्जी को आपने मेंटेन कैसे, किस तरह से आपने इसको गेन करना है। एंड बाइंग अ चॉकलेट बार वुड बूस्ट एनर्जी एंड सेटिस्फाई द हंगर। उसे ये बताना है कि जब आप इस तरह वीक फील करते हैं, ये दोपहर को यानी नाश्ता करके गए, दोपहर को काम करते करते भूख लगी, उससे क्या है कि आपकी जो चॉकलेट है वो खरीद कर वो अपनी एनर्जी रिस्टोर कर सकते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेट दैट द एडवर्टाइजर हैज एक्सपीरियंस इन जजिंग टेस्ट। अब उसे ये भी बताना कि हम टेस्ट को जानते हैं, ये नहीं है कि ऐसी आपकी जरूरत है और टेस्ट किसी भी तरह का हो, ये नहीं। अगर आपकी जरूरत है तो आपकी ये जो टेस्ट बड्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करे। तो वो किस तरह शो करते हैं? शेयर रिजल्ट्स ऑफ अ लेबोरेटरी टेस्ट और कंज्यूमर टेस्ट टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट क्या करेगा? लैब टेस्ट ये बताएगा कि इसमें ये वाली चीजें पाई जाती हैं और इसके जो ना कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और टेस्ट इसका जो लोगों ने चेक किया टेस्ट टेस्ट
किसी जगह पे आया तो लोगों ने किस तरह इसको पसंद किया, लोगों की क्या इसमें ओपिनियंस आए, वो इस तरह की चीज़ें भी साथ शेयर कर दें ताकि आपके जो व्यूज़ हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बन सके। एसोसिएट द एडवर्टाइजर्स चॉकलेट बार विद वैल्यू फॉर मनी, ट्रेंड एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी। अब इसमें इसके साथ क्या चीज एसोसिएट करनी है, ज्वाइन क्या करनी है चीज साथ इसके, एक उसको ये बताना कि उसके जितने वो पैसे खर्च कर रहा है, तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पैसे पूरे हो गए, विद वैल्यू फॉर मनी, कि उसके पैसे वाकईतन सही चीज पे लगेंगे। और फिर एक ट्रेंड, कि जिसका एक ट्रेंड बन चुकी है आपकी चॉकलेट, ट्रेंड सेटर है कि लोग इसको ही पसंद करते हैं। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि वो ऐसा नाम बन चुका है कि किसी को असल नाम का पता ही नहीं होता, वो चीज इतनी चलती जा रही है। लोग कहते हैं लेज लेके आए, लेज। अब लेज क्या है, LAY', लेज किस कंपनी की है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा। लेज तो एक उन्होंने ब्रांड बना के बस ऐसा ट्रेंड चला दिया कि सब लोग कहते हैं लेज लेज, बच्चे भी बड़े भी, बस वो चल रही है। किस कंपनी की है कोई पता नहीं। मेरा ख्याल है कि आप में से भी बहुत कम लोगों को पता होगा कंपनी कौन सी है, हालांकि लिखी होती है ऊपर, लेकिन एक ब्रांड बन गया। चले एक ब्रांड की बात आई, ब्रांड भी बात कर लें। ब्रांड क्या होता है वैसे, ये मेरा ख्याल शायद किसी क्लास में बात हुई भी होगी। ब्रांड, ब्रांड किसको कहते हैं? यस विनीत। सर किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करना किसी पर्टिकुलर नेम के साथ। तो ब्रांड फिर वो कैसे बन जाए, ब्रांडिंग क्या होती है उसकी? ब्रांडिंग कहते हैं ब्रांडिंग करने वाली है इसकी, वो क्या होती है? सर ब्रांडिंग करने वाली है, ऐसा तो कोई नहीं कहता कोई। कभी नहीं सुना? नहीं ब्रांडिंग अच्छा वाला काम है, कंपनीज ब्रांडिंग करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। सर, तो यही करती है ना कि वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनको मार्केट में बेचती हैं, अपनी कंपनी का लोगो या नेम चले लगाती हैं और वो चले ब्रांड बन ठीक है, जाता है। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग है ना आपकी, अंडरस्टैंडिंग ठीक है। बेसिकली ब्रांड क्या चीज है? सॉरी सर, ये नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता। अमीस किधर गया? अमीस, यस। सर ब्रांड वो है जो लोगों को अपनी कंपनी से फेमिलियर करवाती है ताकि लोग उनकी चीज यूज करें। हाँ जी, ये तो ये बताया ना इसने, वलीद ने भी। अंडरस्टैंडिंग दोनों की आपकी ठीक है कि ये तो ऐसे ही है कि कोई चीज, जैसे मैंने लेज कहा ना, एक ब्रांड बन गया। अब वही ब्रांड उन्होंने देखो वो इतना वो हाईलाइट करके लिखा होता, सर बोल्ड करके। सर वो के लोगों के माइंड को जाके वो सीधा करे कि वो लोग इसी चीज को खरीदें कि जो उसकी रैपिंग वगैरह है वो इस तरह हो के लोगों को अट्रैक्ट करे या हाँ नहीं, सारा वो सारा कुछ ठीक है। बेसिकली ब्रांड का मीनिंग ये नहीं है। ब्रांड मैं आपको बताता हूँ है क्या, इसकी हिस्ट्री जो ना ब्रांड की, ब्रांड का मीनिंग है जलाना। किसी रॉड के साथ गर्म करके किसी चीज को लगाना, उसको जलाना, ये है ब्रांड, ये ब्रांडिंग है। अच्छा, ये क्या थी कि जो पुराना दौर था ना, अब देखिए टाइम बड़ी जल्दी से चेंज हुए। पुराने टाइम तो इतनी जल्दी से बहरहाल चेंज नहीं हुए थे, लेकिन अब तो चेंज दिन ब दिन आती जा रही है। एक जो पुराना दौर था उसमें तो कोई टेक्सटाइल मिल्स और ये शू फैक्ट्रीज और ये वो इतना कॉलेजेस स्कूल्स यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं होता था। उसको क्या था, लोगों ने बस जानवर रखे हुए हैं, जमीनें हैं, खाया पिया, बस जिंदगी गुजर गई। उसमें जो जानवर लोगों ने रखे होते थे ना, तो उन जानवरों को वो कोई लोहे का कोई रॉड गर्म करके ना ऊपर कोई डिजाइन बना दिया। उसका मतलब ये होता था कि ये फलां आदमी का जानवर है। वो उसका ब्रांड बन जाता, पहचान बन जाती थी कि ये उसके हैं। तो ये अब ब्रांडिंग आजकल इसकी ये मॉडर्न फॉर्म है कि चीज़ें हैं उनको वो कोई नाम जो बनाया जाता है, वो अट्रैक्ट करता है लोगों को, फेमस हो जाता है, जिससे पता चलता है कि ये क्या चीज़ है। अब बेसिकली ये ब्रांड का मीनिंग जलाना, उससे ब्रांडिंग होती थी। अब ये जो मॉडर्न दौर में अब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक है। सर ब्रांड सिर्फ अच्छी चीजों को ही कहा जाता है या उसमें बुरी चीजें भी शामिल है? ब्रांड जो होता है ना, असल में एक है ब्रांड, एक है ट्रेडमार्क, ठीक है ना। ब्रांड जो होता है ना, वो तो कंपनीज बनाती हैं अपने लिए कि ये
एक प्रोडक्ट की पहचान बन जाए। ट्रेडमार्क जो होते हैं, ट्रेडमार्क वो किसी चीज की कोई भी जो पहचान लोगों की नजर में आ जाए वो ट्रेडमार्क ही होता है। एक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी करवाते हैं ना। और एक है ट्रेडमार्क, जैसे अब आप है ना, सपोज आप समझे कि आपकी हाइट आपका ट्रेडमार्क बन जाए, कि जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं वो कोई कह दी वो आपके दोस्तों में वो जो सबसे लंबा जो लड़का है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो आपका ट्रेडमार्क बन गया। किसी का कोई वर्ड है वो ट्रेडमार्क बन गया, किसी का कम्प्लेक्शन उसका ट्रेडमार्क, किसी का जो ड्रेस में आमतौर पे कलर वो जो यूज करता है वो उसका ट्रेडमार्क बन जाएगा। इस तरह से ट्रेडमार्क पहचान होती है, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो दोनों ही है। थैंक यू। ओके। सर ट्रेडमार्क तो कई दफा ऐसे होता है ना, प्रोडक्ट को कंपनी भी अलॉट करती है या हुकूमत अलॉट करती है, नहीं, ये कंपनीज वो खुद क्या चीज होती है? खुद रजिस्टर करवाती हैं ट्रेडमार्क। वो कई दफा ना कुछ उनके होते हैं ये जैसे अब्रीविएशंस होती है ना, जी उसको जी, रजिस्टर करवा numbers होते लिया हैं कुछ। अपनी पहचान के लिए, वो ट्रेडमार्क है उनका। या कई दफा कुछ मोनोज होते हैं, उसको रजिस्टर करवा लिया, फिर वो कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। ये ट्रेडमार्क्स हैं। और अगर कोई रजिस्टर ना भी करवाए, जो भी किसी चीज की पहचान बन जाती है वो ट्रेडमार्क होता है उसका। ट्रेंड जो लिखा यहाँ पे ट्रेंड, तो ये ऐसे ही है कि कोई चीज जैसे एक ट्रेंड लोगों ने बना लिया कि इसी को लोग यूज कर रहे हैं, तो आपने अपने कस्टमर्स को ये रियलाइज करवाना है कि ये एक ट्रेंड बना हुआ है। हमारे ज्यादातर जो लोग हैं चॉकलेट खाने वाले, वो हमारी चॉकलेट ही यूज कर रहे हैं। तो उसे वैल्यू फॉर मनी भी और ट्रेंड भी देखें। कुछ चीजें जब ट्रेंड में आ जाती हैं, लोग खुश होते हैं कि हम भी वही ब्रांड यूज कर रहे हैं। अगर वो अब कितने लोग हैं जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, नॉन ब्रांडेड उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि इसमें हमें ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कुछ स्टेटस सिंबल बन जाते हैं। और कितनी चीजें हैं इतनी बुरी हैं देखने में, लेकिन ट्रेंड है। हश पपीज को देख लें, क्या डिजाइनिंग है इनकी, कुछ भी नहीं, लेकिन कितने लोग हैं जो सिर्फ इस ब्रांड की वजह से इसको यूज करते हैं। और कुछ मजबूरी में भी यूज करते हैं। मजबूरी ये होती है कि मेडिकेटेड शूज इन्होंने शुरू किए थे, तो मेडिकेटेड सॉफ्ट होने की वजह से लोग यूज भी करते हैं। कुछ तो जरूरत में यूज करते हैं, कुछ ने सिर्फ एक ट्रेंड है कि जी मैं फलां कंपनी की चीज यूज कर रहा हूँ, फलां कंपनी का बर्गर खा रहे हैं। अब ऐसे भी हैं कि आप बात करेंगे, मैं जानता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं हमारे, बात होती है कहते हैं कि नहीं जी हम तो ये इम्तियाज वगैरह पे नहीं जाते। क्या जी कहने लगा, कहते तो सर आपने देखा नहीं वहाँ पे किस तरह के लोग जा रहे होते हैं इम्तियाज, हालांकि इम्तियाज सेंटर पे उस स्टोर पे हर तरह के लोग जा रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि नहीं, वो बड़े जो उन्होंने ना को एक दो ऐसे नाम जिनकी वजह से वो समझते कि ये एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है। क्या जी हम तो फलां पे जाते हैं, इम्तियाज पे नहीं जाते। अब ये क्या है, ये एक ट्रेंड आप लोगों को बताते हैं कि भाई हमारी चॉकलेट जो है ना ट्रेंड बनी हुई है, ट्रेंड सेटर है, तो आप भी वही यूज कर रहे हैं, आप भी उस लॉट में शामिल होंगे। और प्रोवाइडिंग एनर्जी, और दूसरा आपको एनर्जी मिल रही है, तो आप एक फेमस ब्रांड को भी यूज कर रहे हैं। आपको अपने पैसे जितने आप खर्च कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी आपको मिल रही है, और साथ एनर्जी भी मिल रही है। ये तो हो गया पर्पस। अब है ऑडियंस। एज द सेंडर ऑफ अ बिजनेस मैसेज, यू वांट टू इंश्योर दैट योर मैसेज इज रिसीव्ड, अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन। हमने ये कहा था कि जब फीडबैक हम लेते हैं या फीडबैक देते हैं, उसको ये चीज अंदर होना जरूरी है, तो कंफर्मेशन हो कि हमें मैसेज हमने रिसीव कर लिया है। और दूसरा क्या, हमें समझ भी आ गई है, और अगर उसमें कोई एक्शन डिमांड किया गया है तो उस पर हम एक्ट भी करेंगे, ये हम अश्योर करो। अब यहां उसने कहा कि जब आप सेंडर हैं तो आपको इन तीन चीजों की श्योरिटी मिलना जरूरी है। एक तो ये कि आपको मैसेज मिल गया, दूसरा ये कि समझ में आ गया, और तीसरा ये कि उस पर वो एक्ट भी करेंगे इफ नेसेसरी, अगर यानी कोई एक्शन वाली चीज हुई तो। हैविंग कनेक्टेड विद द रिसीवर्स मोटिव्स एंड एक्सपेक्टेशंस, और आपका जो मैसेज है
वो रिसीवर्स के जो मोटिव्स, जो उसके अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करे। तो कोशिश हम उसकी ज़रूर कर लें कि उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक हमारा मैसेज हो। जितनी हम ट्राई कर सकते हैं हम कर लें। Therefore, a good tactic is to investigate and anticipate the circumstances. तो इसके लिए हम क्या करें फिर? देखिए, हम रिसीवर को सारा तो नहीं जान सकते, 100% तो खैर हम अपने आप को भी नहीं जानते, लेकिन अपने रिसीवर की जहाँ पे बात आती है, रिसीवर्स में हमें कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है या लो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस उसका किस फील्ड का है, कहाँ पे उसकी जॉब है, वहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, किस कंट्री से, किस कल्चर से, किस रिलीजन से। इस तरह की कुछ चीज़ें हम नोट कर लें। बाकी उसकी 100% लाइक्स डिसलाइक्स को जानना पॉसिबल नहीं होता। और जितनी चीज़ें पहले मैंने बताई वो भी कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको सबकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन जहाँ तक हमें मिल सके इन्फॉर्मेशन हम ले लें। तो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टिगेट करें, एंटिसिपेट करें सर्कमस्टेंसेस के, ऐसे सर्कमस्टेंसेस वहाँ पे हो सकते हैं, जो हो सकते हैं वो हम जज करें। इन विच योर मैसेज विल बी रिसीव्ड एंड अडेप्ट योर मैसेज अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक अपने मैसेज को हम अडेप्ट करें। बिजनेस कम्युनिकेशंस विल इनवेरिएबली बी मोर इफेक्टिव इफ टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक पर्सन। हम कोशिश करें कि हमारा लेटर या हमारी स्पीच जनरल ना हो, जिससे हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमने परसुएड करना है, अगर कुछ कम्युनिटी है अंदर टारगेट जिसको हमने करना, तो सारे सबको हम एड्रेस ना करें। कुछ लोग आपके सामने बैठे हैं, उनमें से आपने काम किससे कहना। अब घरों में देख लें, सोशल कम्युनिकेशन में जिस दिन आपके फादर कह के जाएंगे ना घर में सुबह कि शाम तक है ना ये काम आप लोग कर रखें, तो कोई भी नहीं करता। उनमें से किसी एक को कह दें कि आपने करना, फिर हो जाता है। वरना सारे एक दूसरे कहते हैं तुम कर दो तुम कर दो, बस ऐसे चलता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी कम्युनिकेशन एक स्पेसिफिक पर्सन, अगर हम कहीं पे मैसेज देते हैं कि 4-5 लोग बैठे हैं, तो जनरल बात ना करें। जिसको हम कन्विंस करना चाह रहे हैं, जब हमने देख लिया कि हमारी प्रोडक्ट ये आदमी खरीद सकता है, इसका इंटरेस्ट ज्यादा, तो हम उसको फिर पिन पॉइंट करके उसी के साथ बात कर लें। मेक श्योर इट्स द राइट पर्सन विद अथॉरिटी टू एड्रेस द कम्युनिकेशन। आपने जिससे कम्युनिकेट करना है ये भी देख लें उस पर अथॉरिटी है। अब बाहर से कोई आदमी आए, वो कहे जी कि मैंने इस कॉलेज में अप्लाई करना है एज अ लेक्चरर। अब लेक्चरर के तौर पे उसने अप्लाई करना और मिन्नतें किसी कर रहा है कैंटीन वाले की, यार को कोशिश करो यार, देखो आपके हाथ में सारा। वो कहते हैं मेरे हाथ में क्या है, मैं कैंटीन वाला। नहीं यार, आप भी तो आखिर डेली यहाँ पे आते। तो ये देखना है कि अथॉरिटी किसके पास है, उसके साथ कम्युनिकेट करें। यू शुड ऑल्सो कंसिडर पर्सनल फैक्टर्स सच एज, एक है रिलेशनशिप, आर यू अ नोन एंड ट्रस्टेड कॉलीग और इज द रिलेशनशिप मोर डिस्टेंट एंड फॉर्मल। रिलेशनशिप बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता, हमने पीछे पढ़ा था कि कंटेंट एंड रिलेशनशिप डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। रिलेशनशिप अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी। इसे हम चेक कर लें कि उसके साथ हमारा रिलेशनशिप किस तरह का, ट्रस्टेड कॉलीग है या फिर आपका कोई दूर दराज का बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई ताल्लुक है, तो ये देख लेना, उसके मुताबिक बात करें। जहाँ ट्रस्टेड कॉलीग है वहाँ आप थोड़ा सा आप उसको फोर्स भी कर लेते हैं, मैसेज को एम्फोसाइज करते हैं, फैटिकली मैसेज दे जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप ऐसा ना हो तो एम्फोसाइज करना बड़ा मुश्किल है। आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास ज्यादा जो पढ़ जाते हैं, वो तो हमें कह दो सर 2 मिनट आपने मुझे एक्स्ट्रा भी इसके बाद देने, वो तो कह सकता है। एक नया स्टूडेंट आता है 2 मिनट एक्स्ट्रा देना, हम खुद फील करते हैं ये कौन होता है ये कहने वाला। रिलेशनशिप चेक करना पड़ेगा, रिलेशनशिप होगा तो फिर ये बातें हो जाती हैं। वर्क इन्वायरमेंट, स्पेशलिस्ट आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड बेटर टू द यूज ऑफ टेक्निकल जार्गन। अब जो प्रोफेशनल वोकैबुलरी यूज होगी वो आपने देखना है कि आपका रिसीवर उस फील्ड का है भी जिसकी आप वोकैबुलरी यूज करने लगे हैं। हाँ, अगर वो उसी फील्ड का है, स्पेशलिस्ट है, तो वो तो पसंद करेगा कि आप ऐसी वोकैबुलरी यूज करें, तो उसके लिए कर लें। ऑल्सो कंसिडर वे इन द रिपोर्टिंग हायरार्की द रिसिपिएंट सिट्स। हायरार्की में उसके पास कौन सी पोजीशन है, उसके मुताबिक उससे कम्युनिकेट किया जाए। जहाँ पे देखें कि रिस्पॉन्सिबल आदमी है उससे और तरह की बात होगी, ज्यादा जो ऊपर टॉप लेवल का रिस्पॉन्सिबल है उसकी कम्युनिकेशन उसके साथ आपकी फॉर्मेलिटी लेवल ज्यादा हाई हो जाएगा, ये चेक कर लें हम। एजुकेशन है, अवॉइड पैटर्नाइजिंग अ वेल एजुकेटेड रिसिपिएंट। आपका एजुकेटेड रिसिपिएंट है, वेल एजुकेटेड है, आप उसे पैटर्नाइज करना क्या होता है, ये एक्चुअली पैटर्न जो होता है ना, ये होता है सरप्रस्त। आप सरप्रस्त करना क्या है कि उसको बच्चों की तरह डील करना, ये होता है पैटर्नाइज करना। टू डील अ पर्सन एज इफ ही वर अ किड, ये है उसे बच्चा समझ के। जैसे अब क्या है कि आप बात करेंगे आरिफ साहब के साथ,
उन्हें कहेंगे सर मैंने कुछ ना स्टैट के बारे में क्वेश्चन पूछना है प्रोबेबिलिटी का, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ये तो बात गलत हो जाएगी। वो जिंदगी गुजर गई जिनकी प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हो, उन्हें आप पहले प्रोबेबिलिटी समझाएंगे, उसके बाद बात पूछेंगे, ये गलत है। या फिर कई दफा एजुकेटेड पर्सन है, आप उसे कहते हैं कि ये मैंने बात जो की है ना, जिसमें बात इंग्लिश के वर्ड्स मैंने असल में यूज किए, पता नहीं आपकी समझ में आए हैं या नहीं, मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। तो ये क्या है, गलत कर रहे हैं आप। ऐसा ना करें। एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट, कंसिडर द रिसिपिएंट्स जनरल आउटलुक। आउटलुक से मुराद यहाँ उसका एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड, उसकी थिंकिंग, जनरल थिंकिंग उसकी देख लें किस तरह की है। कि आमतौर पे वो पॉजिटिव आउटलुक वाला है या नेगेटिव आउटलुक, यानी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव है। फिर कुछ चीजों के बारे में पर्टिकुलरली उसकी कुछ थिंकिंग होगी, उनको भी देख लें, जिसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। उस पर्सपेक्टिव को चेक कर लें कि इसके बारे में इसकी क्या सोच हो सकती है। अब देखें, एक आदमी को स्पोर्ट्स बुरी लगती हैं और आप स्पोर्ट्स वेयर की उसके साथ कोई डील करना चाह रहे हैं, तो अब ये चेक करना पड़ेगा। इंक्लूडिंग कल्चर एंड रिलीजन, उसके कल्चर को, उसके रिलीजन को देख लें, उसके मुताबिक उसे कम्युनिकेट करें। फिर एज, रिमेंबर दैट पीपल्स एटीट्यूड्स वेरी विद एज एंड एक्सपीरियंस। एज और एक्सपीरियंस के साथ लोगों के जो एटीट्यूड्स हैं वो चेंज होते हैं। अब अगर बड़ी एज वाले के साथ आप बात कर रहे हैं तो वहां जरा चेक कर लें कि उसका एटीट्यूड इस चीज के बारे में क्या होगा। अब देखें, एक आपकी एज है जिसमें आप में से कई स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल ये है कि ज्यादा तो नहीं इसमें होंगे, लेकिन कुछ होंगे जो बहुत ये हार्ड कोर किस्म की इनकी फीलिंग्स होती हैं स्पोर्ट्स के बारे में, पूरा पूरा दिन वनडे मैच बैठ के देख जाते हैं। अब हमसे पूछें, एक बेवकूफ़ी का दौर हमारा भी गुजरा जब 5 दिन का टेस्ट मैच भी पूरा बैठ के टीवी पे देख लेते थे, और आज T20 के लिए भी टाइम नहीं होता। तो ये एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एटीट्यूड चीज़ों के बारे में चेंज होते रहते हैं। तो ये हम देख लें किस एज के लोगों से हम बात कर रहे हैं और किस किस्म के एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात कर रहे हैं, उनके एटीट्यूड के मुताबिक बात उनसे की जाए। तो ये ऑडियंस में ये कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े, बाकी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। यस वलीद। सर कल फिजिकल क्लासेस है? अभी कोई खबर आई तो नहीं है, देखते हैं जो ये कहेंगे, क्योंकि मैं भी पूरी तरह से अभी एक दिन में ना हो सके, लेकिन अभी मुझे बताया कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी सीधा आके ना इधर ही आके बैठ गया हूँ। क्लासेस अब 4 घंटे हो गए, यहीं से मैंने निकलना और सीधे घर पहुंच जाना इंशाल्लाह। अभी मैंने पूछ के भी नहीं, टाइम ही कोई नहीं है, मैंने जाना है कहीं पे। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। कैसा? तो मैंने भी यही पूछना, मैंने फिर आपको वही बताना था जो मैंने बता दिया। मोहम्मद हमजा, आपने भी यही पूछना था सर। वालेकुम सलाम। नो सर। जी सर, ट्रेडमार्क और ब्रांड में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। ये ट्रेडमार्क तो बेटा मैंने बताया ना, पहचान बन जाती है, वो चाहे आप ब्रांड उसको बनाएं या ना बनाएं। देखो ना, कई दफा मैंने जैसे कहा, किसी लंबे कद वाले की पहचान उसका लंबा कद बन गया, किसी का छोटा कद उसकी पहचान बन गया, किसी का तेज बोलना उसका ट्रेडमार्क बन गया। ट्रेडमार्क तो इसका भी बन जाते हैं। ब्रांड जो होता है ना, स्पेशली ये कंपनीज खुद इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ये माफी कौन मांग रहा है नीचे? ये शुक्रिया अदा कर